नमस्कार, मैं रूपचंद पटेल यूट्यूब चैनल गणित मासाब से। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 6 जो त्रिभुज है उससे संबंधित कुछ हम प्रश्नों को हल करेंगे, देखेंगे। चूँकि पूर्व में मैंने समरूपता आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था। समरूपता को आप उस वीडियो में आप जरूर देखिएगा। उस समरूपता जैसे ही आपको समझ में आ जाती है तो अब हम पहुँचते हैं सीधे कहाँ, जो हमारे पास थ्योरम लिखा हुआ है। तो आप देखिएगा इस बोर्ड के ऊपर आपको थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रमेय को समझिए क्या है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय है जो इसका दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। देखिए जहां समानुपातिकता हो वहां पर अनुपात समान मिलेगा, ठीक है। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को ही दूसरा नाम उसका थेल्स प्रमेय कथन परीक्षा में लिखने में आता है। इसका प्रमेय अथवा इसका विलोम, तो दोनों प्रमेय को आप देखिएगा बहुत ही सरल और आसान भाषा में। तो हम चित्र के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। अब चूंकि ये आधारित है समरूपता पर, समरूपता की परिभाषा, उसको विभिन्न प्रकार के उदाहरण, उनकी जो कसौटियां हैं, हमने पूर्व में एक पिछला वीडियो बनाया था। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा ताकि आपको समरूपता के बारे में सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। उसके पश्चात जैसे ही आप समरूपता अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको ये थ्योरम है ये बड़ी आसानी से समझ। देखिए थ्योरम सिद्ध करने के लिए नहीं आता है, वो भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन हम इसको केवल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे जो परीक्षा में हर हाल में पूछे ही जाते हैं। इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो हम आपको बताएंगे। देखिएगा तो शीघ्रता करें, अपन इस प्रश्न को पढ़ें। थेल्स प्रमेय आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं, विभाजित करते हैं। अर्थात ऐसा भी बोल सकते किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करते हैं। अब ये तो कथासी हो गई, लेकिन हम समझेंगे कैसे। देखिएगा हम चित्र बनाते हैं, इस चित्र को देखिएगा। किसी त्रिभुज की, तो ये क्या है, एक कोई त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा। किसी त्रिभुज की, तो एक त्रिभुज बना दिया, एक भुजा यानी किस तीन भुजाओं में से किसी एक भुजा की समानांतर खींचना है। तो मैंने एक इसके समानांतर एक रेखा खींच दी कि समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाएं। अब त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं कौन कौन बचेंगे यदि हम इसको नामांकित कर दें ए बी सी से। यदि ये बी सी के ये समांतर हो गई, इसको भी नाम दे दें हम डी ई बी सी के समांतर हो गई, ठीक है, हो गई। तो ये एक भुजा के समांतर खींची गई, अन्य कौन कौन सी बची, अन्य भुजा बची हमारे पास ए बी और ए सी। तो ए बी और ए सी को जिन बिंदुओं पर, देखिए बिंदु डी और बिंदु ई पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु अर्थात डी और ई बिंदु उन भुजाओं को मतलब ए बी और ए सी को समान अनुपात में बांटती है, विभक्त करती है। देखिए अब इसको हम जैसा भाषा में लिखा उसको लिखेंगे। यदि सीधा सीधा हम बोले यदि डीई समांतर बीसी, डीई समांतर बीसी, तब थेल्स क्या कहता है कि यदि समांतर होगी तब क्या हो जाता है, तो एडी बटे बीडी बराबर एई बटे सीई। देखिए संगत लिखना है आपको। ये डी बिंदु इस पूरी भुजा ए बी को एडी और बीडी दो भागों में इस प्रकार से बांटेगा कि इनका जो अनुपात निकालेंगे इस तरफ की भुजा एई और सीई के अनुपात के बराबर हो जाएगी। अर्थात जब ये भुजा कब, जब डीई बीसी के समांतर है। तो फिर से देखिएगा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है, ऐसा लिख सकते हैं। अथवा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदु अर्थात डी और ई बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है ये बिंदु जो भुजाएं हैं उनको समान अनुपात में बांटते हैं। देखिएगा ये आपकी जो थ्योरम है, यदि मतलब ये है तो ये होगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार थ्योरम और भी चेंज होता है, इसके उप प्रमेय कहलाते हैं जी, इसके उप प्रमेय। इसको ध्यान से देखिएगा, ये हमारे सवालों में लगते हैं उप प्रमेय यानी इसी से बने हुए।
ये तो बांट दिया ए डी बटे बी डी और ए ई बटे सी। अब इसका उल्टा भी हो जाता है, अर्थात नंबर 1 उपप्रमेय में क्या हो जाएगा, बी डी बटे ए डी बराबर सी ई बटे ए ई। देखिए इसका उल्टा कर दिया, मतलब ये कौन सा लग जाता है, आपने पढ़ा होगा व्युत्क्रमानुपाती। एक नियम होता है गणित में, व्युत्क्रमानुपाती नियम से ये पलट जाएंगे, ठीक है। अब इसकी का एक दूसरा होता है उपप्रमेय, क्या होता है कि अब एडी छोटी है भैया, एडी छोटी इसके पूरे के बटे में, अर्थात एडी बटे ए बी, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, एडी बटे ए बी और ए ई बटे ए सी, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। एडी छोटी भुजा बड़े के अनुपात में, इस तरफ भी छोटी भुजा बड़े के अनुपात में। देखिए ये संगतता चलती है, संगतता मतलब समझ रहे हैं आप, संगतता का तात्पर्य है कि इस तरफ यदि छोटी पहले ले रहा है फिर बड़ी ले रहा है, तो इस दिशा में भी पहले छोटी फिर बड़ी आपको अनुपात में लिखना पड़ेगी। ये सर्वांग समरूपता का, संगतता का नियम होता है। देखिए इसका और एक और अपना बनेगा, अगला क्या बनेगा, अभी हमने ए डी बटे ए भी लिखा, अब बी डी बटे ए भी लिख दीजिए। तो छोटी भुजा पहले, अब नीचे भी लिख सकते हैं, तो बी डी बटे ए बी बराबर यहां सी ई बटे ए सी, ये सभी हो सकता है। अब देखिए इनको उल्टा करके लिख सकते हैं, मतलब इसको व्युत्क्रमानुपात में लिख दें, ए भी ऊपर कर दें ए डी नीचे, तो ये भी पलट जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये 3 और 1 ये 4 और 2 इसके पलट जाएंगे, तो 2 6। तो इस प्रकार से ये नियम जो उपप्रमेय बनते हैं, थेल्स प्रमेय का, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का, इसको आपको ध्यान रखना है। अर्थात जब ये भुजा डी ई बी सी के समानांतर हो तब ये नियम लागू होंगे, समझ रहे ना बात को। तब से तात्पर्य डी ई बी सी के समानांतर है तो डी बिंदु ए डी और बी डी को समान अनुपात में ए ई और सी के अनुपात में बांट देता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं। ये हमें थेल्स प्रमेय है। इसका ये उपप्रमेय है, ये हम कहीं भी लगा सकते हैं, हमें जैसा अनुपात चाहिए हम वैसा लगा सकते हैं। चलिए इसका विलोम, विलोम यानी उल्टा, उल्टा यानी यदि ये था तो ये होगा, ऐसा लिखा। विलोम में क्या होगा, ये है, यदि में ये आ जाएगा तब ये समानांतर हो जाएगा, तो क्या होगा कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटे। अब देखिए यहां क्या लिखेंगे, हम चित्र बना रहे हैं कि यदि मतलब यहां भुजा, हम पहले चित्र बनाते हैं, चित्र मैंने बनाया, यदि ये भुजा, इसको हम डी ई नाम दे दें, इसको हम बी सी नाम दे दें, ज्यों का त्यों नाम रख दें जैसा था। यहां पर वो कह रहे हैं कि यदि ए डी बटे बी डी है और ए ई बटे सी ई है, यदि ये है तो कैसी होती है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करते हैं तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा कौन है हमारे पास, BC, अर्थात इसके समानांतर होगी। तो क्या बन जाएगा ये, DE समानांतर BC, ये होता है। अब देखिएगा इसका विलोम, कि जब भुजाएं इसको समान अनुपात में बांटती हैं तो तीसरी भुजा के समानांतर हो जाता है। और इसका थेल्स प्रमेय क्या है, ये समानांतर है तो ये इसको समान अनुपात में बांट देता है। तो आपको याद रखना है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, एक रेखा किसी त्रिभुज की एक रेखा इन भुजाओं को समान अनुपात में बांट देती है तो ये तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ये आपको बिल्कुल फिक्स और सही से नियम को पढ़ लेना है। अब देखिए इस पे आधारित कुछ प्रश्न होते हैं, अब देखिएगा आप प्रश्न कैसे पहचानोगे कि इसमें कौन सा थ्योरम लगना है। तो बहुत ही आसान और सरल तरीका है पहचानना। यदि वो कह रहे हैं, इनने पूछा कि सिद्ध कीजिए कि इस एक चित्र बना हुआ है, इस चित्र में कुछ भुजाओं की लंबाई दी गई है। अब ये कह रहा है कि ये तीन भुजाएं, एक दो, देखो यहाँ पर लिखा होगा कि ये और ये चार दी हैं, चार में से आपको तीन दी रहेंगी, इसको ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल यही नियम लगना है, तो ये गुणा से हल हो जाएगा, ठीक है। अब भी कह रहा है चार ही दी है, यहाँ प्रूफ कीजिए कि DE BC के समांतर है। तो समांतर प्रूफ कैसे करोगे, अर्थात इनका अनुपात इस अनुपात के बराबर हो जाए तो हम सीधा कह देंगे कि थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, यदि ये इनका अनुपात समान हो जाता है तो ये तीसरी भुजा के समानांतर हो जाता है।
अब वो कहें कि ये डीई बीसी के समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि ये समानुपात में बांटती है, तो ये भी समांतर है, तो हम इस प्रकार के थेल्स प्रमेय लगेगा। तो आइए हम एक प्रश्न करते हैं जो हमारा 6.1 है। 6.1 के बारे में हम थोड़ा पहले आपको बता दें, फिर हम 6.7 पे चलते हैं। 6.1 में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लिखा है सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। तो जब भी आ जाए सभी वृत्त, देखिए वृत्त एक कितना बनता है, एक कितना बनता है, एक छोटा एक बड़ा, तो हमेशा की जब छोटा और बड़ा बना तो क्या होता है, समरूप लिखना है। सर्वांग समता कभी नहीं लिखना है। सर्वांग समता की लंबाई चौड़ाई और शकल एक जैसी होती है। समरूपता में सभी वृत्त, सभी समबाहु त्रिभुज, कौन से, समबाहु, सभी वर्ग, क्योंकि ये वर्ग हमारे एक इतना भी बनता है और इतना भी बन जाता है, और इनकी चारों की लंबाई बराबर होती है, इसलिए तो सभी वृत्त, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी वर्ग कैसे होते हैं, हमारे पास समरूप होते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको देखना है, इसमें पूछा जाता है अब भुजाओं की समान संख्या वाले जो समबाहुभुज होते हैं, यदि उनके संगत कोण कैसे हो, बराबर हो, संगत भुजा कैसी हो, समानुपातिक, तो ही वो समरूप कहलाएंगे। यदि संगत भुजा बराबर, संगत कोण बराबर, तो सर्वांग सम हो जाते हैं, ठीक है। तो समरूप आकृतियां और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, आप उदाहरण दे सकते हो, कैसे, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, कौन कौन सी आप लिख सकते हो, एक विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ये ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। लेकिन आपको समरूप आकृतियां क्या लिखेंगे, सभी वृत्त, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी वर्ग, ये तीन चीजें आप याद कर लीजिए यदि नाम लिखने के लिए आता है तो। अब आते हैं हम कुछ प्रश्नों पर। तो प्रश्न हमने आपको थेल्स प्रमेय में बता दिया है। अब देखिए प्रश्न, तो देखिएगा 6.2 का मैंने 2 प्रश्न लिखे हुए जो परीक्षा में आते ही हैं। शायद ये प्रश्न तो अभी आया था अर्धवार्षिक में, ये प्रश्न में से बोर्ड में आपको जरूर मिलेगा। करना कैसे, आप देखिएगा, सीधा सीधा है कि हमारे पास भुजा के कुछ मान दिए गए हैं, तो भुजाओं के मान दिए गए हैं, तो हमें प्रूव करना है। तो ये लिखा है कि ये इसके समानांतर है, समानांतर है मतलब ये भुजाएं कैसी हो जाएंगी, तो यहां हमें लिखना है थेल्स से प्रमेय से। कहां से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, यदि डीई बीसी के समानांतर है, तो चूंकि लिखा ही है समानांतर है, समानांतर है तो क्या होता है, ये भुजाएं अनुपातिक हो जाती हैं, अर्थात एडी बटे वीडी बराबर एई बटे सीई। देखिए ये हो जाता है कि नहीं, थेल्स प्रमेय यही कहता है ना कि ये भुजा समानांतर है तो ये भुजा अनुपातिक हो जाती है। तो अब मान भरिए, एडी का मान कितना है 1.5, बीडी का मान कितना है 3, एई का मान कितना है 1। अब ये निकालना, लिखा ही है ईसी, तो अपन ईसी ही लिख देंगे, ज्यों कहते हैं तीजे गुणा करिए, ईसी को इस तरफ लिखिए तो 1.5 ईसी 3 एकम 3। अब ईसी बराबर 3 बटे 1.5। अब आपको पता है कि जो 1.5 है तो इसका हम दशमलव हटाएंगे तो 15/10 लिखा जाएगा, 15/10 लिखा जाएगा। और यदि ये 1 के बटे में है तो ये पलट जाएगा, अर्थात 10/5। अर्थात ये यहां से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 30, नीचे हो जाएगा 15। अब काट दीजिए तो कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ये हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आया था, वही बोर्ड में आने की पूरी संभावना है। चलिए एक दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें एडी निकालना है, प्रश्न वही है, ये एडी बटे बीडी और एई बटे सीई वही लगाना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है, एक बार फिर से, एडी बटे बीडी, बहुत ही आसान और सरल होते हैं सवाल, एई बटे सीई। हमारे विद्यार्थी क्या होते हैं कि थोड़ा चित्र देख के, ये मान देख के घबराने लगते हैं। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, जैसा लिखा है थेल्स प्रमेय आप याद रखिएगा, ये समान अनुपात मान। एडी का मान पता नहीं है, जो पता नहीं है वो एडी लिखेंगे। बीडी कितना है हमारे पास 7.2, एई कितना हमारा 1.8, और ये कितना है हमारा 5.4। ठीक है। अब चलिए इसका हम तिर्यक गुणा कर दें, तो यहां कर रहा हूं मैं तिर्यक गुणा, देखिएगा। तो एडी बराबर ये हमारा जो कहते हैं रहेगा 1.8, 5.4, ये नीचे भाग में है तो इसके साथ गुणा में चला जाएगा, तो 7.2, सॉरी 7 कितना है 2। सबके दशमलव हटाइए, देखिए एक अंक बाद दशमलव है, नीचे एक अंक बाद दशमलव है, तो यहां से 18/10, 54/10, 10 कट जाएगा, कितना आएगा 18/54। गुणित यहाँ कितना हो जाएगा 72/10। आपने दशमलव लिख दिया, इसका 72 एक दशमलव आ जाएगा। अब काट दीजिए, काटेंगे अपन तो कितना आएगा भैया
इसको 9 6 54 9 8 72 और काट दीजिए 6 एकम 6 6 3 18 5 ये नहीं काटना तो 10 ही लिखे रहना, इसको क्या लिखना है अभी 10, ऊपर 3 और 8 बचे, तो 8 3 कितने हो गए 24/10। 10 हमने क्यों नहीं काटा, क्योंकि हम सीधा भाग दे देंगे तो एक अंक बाद दशमलव तो कितना आएगा 2.4 सेंटीमीटर, ये हमारा एडी का मान आ गया। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल करिएगा। अब देखिए इस प्रश्न में मैंने अभी लगाया था यहाँ कौन सा प्रमेय, थेल्स, क्यों लगाया, यहाँ भी मैंने लगाया थेल्स प्रमेय, क्यों लगाया आप देख रहे होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा था कि DE BC के समान है, तो थेल्स प्रमेय यही कहता है कि जब ये समानांतर है तब ये भुजानुपातिक होती हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ देखिए अगला प्रश्न जो हमारा दूसरे नंबर का प्रश्न है, इसको भी आप उसी प्रश्नावली का है, इसमें PE का मान 3 P देखिए ये है हमारा 3.9 ऐसा लिख लीजिए, EQ कितना है हमारा 3, तो यहाँ 3 लिख लीजिए, PF कितना है 3.6 लिख लीजिए, FR कितना है हमारा 2.4। देखिए इसमें चारों भुजाएं दी हैं, तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि जो EF भुजा है वो QR के समानांतर है। तो देखिए अपन ने एक प्रमेय पढ़ा है थेल्स का, विलोम, क्या पढ़ा, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट दे तो वो तीसरी भुजा की कैसी हो जाती है, समानांतर हो जाती है। तो यहाँ देखिए जो EF बिंदु हैं इनको, ये E और F इन भुजाओं को समान अनुपात में बांट रहे हैं कि नहीं, हम पता लगाएंगे। यदि समान अनुपात में बांट देते हैं तो ये EF है वो तीसरी भुजा कौन है QR, इसकी कैसी हो जाएगी, समानांतर। तो अब इसमें कौन सा प्रमेय लगना है आपको समझ गए होंगे, इसमें लगना है थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का क्या लिखेंगे भैया, विलोम। विलोम मतलब कि पहले विलोम क्या कहता है कि यदि इनका अनुपात, मतलब क्या लिखेंगे कि PE बटे QE बराबर PF बटे RF, ये कहता है ये भुजाएं अनुपातिक, तो मान भर दो, ये इनका कितना आता है 3.9 बटे कितना आएगा 3 बराबर 3.6 बटे 2.4। आगे बढ़े, इसका दशमलव हटाएंगे तो 39/30 हो जाएगा और यहाँ 36/24 हो जाएंगे। तो 12 दूनी 24, 12 × 36, इसको काट दें 30 और 13, देखिए यहाँ आ गया हमारा 13/10 और यहाँ आ गया हमारा 3/2, क्या बराबर है, दोनों बराबर नहीं है। अतः हम क्या लिखेंगे, क्योंकि देखिए समान अनुपात में नहीं बांट रहा है, इनका अनुपात समान आया क्या, नहीं आया ना, तो अतः हम लिख देंगे कि EF समानांतर नहीं है QR, ये हमारा रूप हो जाता है। परंतु यदि ये दोनों यहां पर बराबर आ जाते, एक से आ जाते, तो हम कह देते कि ये भी कैसे हैं, समानांतर हैं। तो ध्यान रखिएगा जब भी इनका भुजाओं का अनुपात समान ना आए तो आपको लिखना है क्या है, ये समानांतर नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात का हम निश्चित तौर पर ध्यान रखेंगे। चलिए मैंने आपको कसौटियों के बारे में भी बताया था कि त्रिभुज की जो समरूपता की जो कसौटियां होती हैं वो भुजा 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 और कोण 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 और एक उप कसौटी होती है जिसे मैंने अपन ने पढ़ा था कोण कोण समरूपता। तो आइए हम कुछ थ्योरम एक दो प्रश्न करते हैं इससे संबंधित, उन कसौटियों को आपको याद रखना पड़ेगा। देखिएगा उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 6, आपको दोनों चित्र लगभग एक से दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन हमें जो गिवन है अर्थात जो दिया है वो और जो हम सिद्ध करना दोनों में अलग अलग है। तो हमें देखिएगा इसमें लॉजिक, देखिएगा इसमें लगना है हमारे समरूपता के कुछ कसौटियां। मैंने पिछले वीडियो में समरूपता को बहुत अच्छे से समझाया था, पढ़ाया था, बताया था, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। जब कसौटियां आपको याद हो जाएंगी तो ये सवाल भी बहुत आसानी से आपसे बनने लगेंगे। तो देखिएगा पहले प्रश्न नंबर ये, यदि PQ RS के समानांतर है, यहाँ देखिए ये PQ भुजा है जो RS के समानांतर, मैंने चित्र बना दिया। सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। समरूप, संगतता का समरूप ध्यान देना है, समरूप। देखिएगा ये है समरूप अर्थात केवल इनके रूप समान है, और ऐसा चिन्ह लग जाए तो ये हो जाता है सर्वांग सम। बराबर लग गया मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई भी बराबर हो गई, और ये है तो केवल लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं, उसके रूप बस बराबर है। इस चिन्ह का ध्यान रखेंगे। तो आप देखेंगे हम क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है, बहुत ही आसान और सरल है। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर ही रहना है। तो हम उपपत्ति में मैंने दोनों त्रिभुज लेना है। तो सबसे पहले हम चित्र पे ध्यान देते हैं
कि चूंकि पी क्यू आर एस के समानांतर है तो कोण एस और कोण पी, देखिएगा ये देखिए, जब दो समानांतर रेखाओं कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो ये कोण अंतः एकांतर है। देखो अंतः है, यानी दो ही रेखाओं के अंदर हैं और जड़ रेखा जो खींचिए एक विपरीत हो रहा है। देखो जो एस जड़ रेखा बनी है, एक जो कोण है और एक जो कोण है, तो ये दो बराबर हो जाए, क्योंकि जब जो दोनों रेखाएं समांतर है तो इनके अंतः एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक ठीक इसी प्रकार देखिए ये वाला कोण भी आप देख रहे होंगे, ये वाला कोण दिख रहा है आपको क्यू और आर, ये भी अंतः एकांतर है, दिख रहा। यहां देखिए ये कोण, ये कौन से कोण दिखाई दे रहे हैं आपको, ये मैंने पॉइंट लगा दिए, कौन से कोण दिखाई दे रहे हैं, शीर्षाभिमुख, ये कहलाते हैं हमारे, जब ये ऐसी रेखाएं काटे तो विपरीत ओर जो बनते हैं कोण इस शीर्षाभिमुख कहलाते हैं। तो बस इसमें लॉजिक लग गया हमारा, जो कोण ई त्रिभुज को ई के बराबर है, जो वाला कोण ई त्रिभुज की दोनों त्रिभुज में एक एक कोण लेना है, जो कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, जो वाला कोण आप देख रहे हैं जो नीले कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये भी बराबर, तो कोण कोण कोण, इसमें भी कोण 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 हो गया ना। तो यहाँ बस लिखना, केवल लिखना है कि त्रिभुज कौन सा, जो हमें प्रूव करना है उन्हीं को त्रिभुजों को लिखना है, ज्यों कहते हो। तो पीओ क्यू एवं, इस समरूप की जगह क्या लिखना है, एवं, क्योंकि अब हम लेके चल रहे हैं, और त्रिभुज एस ओ आर, बस। अब इनमें बता दीजिए क्या क्या है, तो लिख दीजिए कोण P बराबर कोण S एवं, एक साथ लिख दें कोण Q बराबर कोण R। ये कोण कैसे हैं, ये दो ही बताना है, ये कैसे हैं, अंतः एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, ये लिखना है, इसलिए ये बराबर हो गया। ठीक, अब लिखेंगे, इसको नाम रख दीजिए, या केवल इतना ही काम बन गया, इसका एक उपप्रमेय है कोण कोण उपप्रमेय, बस इतना लिख दीजिए तो प्रूफ हो गया, तीसरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी लिख दीजिए कोण 1 बराबर कोण 2, कौन सा कोण है जी, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात यहां कौन सी नियम लग गया हमारा, कोण 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 समरूपता कसौटी से, बस इतना लिखना था। दो त्रिभुज लिख दिए, त्रिभुज पीओ क्यू समरूप त्रिभुज एस ओ आर, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए इस तरफ आते हैं हम, इस तरफ भी देख लीजिएगा। अब यहां लिखा है कि ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, तब दर्शाइए कि ये कोण जो हमें प्रूव करना है कि कोण जो ए है वो सी के बराबर है, और जो कोण डी है वो बी के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, ये जो कोण आप देख रहे हैं यहां पर, मैं आपको इस अलग कलर से बना के बता दे रहा हूं क्या है, ये वाला कोण, ये कोण कौन से कोण है अभी अपन ने देखे, शीर्षाभिमुख कोण, बस इसलिए मैं नियम लगा दीजिए। सबसे पहले जो गिवन है क्या है हमें, चूंकि ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी लिखा। अब आपको इसको इसके नीचे लाना है, और ये हमारा जो ओ बी है इसको इसके नीचे ले, मतलब तिर्यक गुणा जो है उसको वापस करना है। तो ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ डी बटे ओ बी, देखिए चित्र में, ओ ए बटे ओ सी और ओ बी बटे ओ डी बटे ओ बी, मतलब इसकी छोटी भुजा तो इसकी बड़ी भुजा के अनुपात में, इसकी छोटी भुजा तो इसके अनुपात में आ गया। चूंकि ये भुजा इसके अनुपात में है, ये वाली भुजा इसके अनुपात में है। अब ये कोण अपन 1 और 2 नाम दे देंगे, तो एवं कोण 1 बराबर कोण 2 कैसे है, कैसे लिखना है, शीर्षाभिमुख कोण, ये बराबर होते हैं। तो कौन सा नियम लग गया, ये भुजा बीच में कोण, जा भुजा, क्योंकि ये दोनों भुजा है बीच में कोण, इस तरफ देखिए दोनों तरफ भुजा है बीच में कोण, कौन सा लगा, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से, बस दोनों त्रिभुज लिख दीजिए, त्रिभुज कौन कौन से, ए ओ डी समरूप त्रिभुज कौन से हो जाएंगे हमारे, कौन सी, ओ सी बी, सॉरी सी ओ बी, समरूप हो गए। जब समरूप हो गए तो उनके बाकी के कोण कैसे हो जाएंगे, अर्थात कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी, कहां से, इसकी समरूपता के
संगत अवयव से, यहाँ लिखना है। इस प्रकार से ये प्रूफ हो जाता है। देखिए 2 सवाल और हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं, उन प्रश्नों को भी मैं आपको बताता हूं, ये बिल्कुल आप देख लीजिएगा। चलिए 2 प्रश्न और हल करें। हाँ देखिएगा, 90 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे इतने मीटर इतने की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई क्या होगी। देखिए मैं चित्र बना रहा हूं कि एक ये खंबा लगा है और एक ये लड़की खड़ी है, ठीक है ना, एक लड़की ये खड़ी हुई है, ठीक है, एक ही आधार पर दोनों खड़े हैं। ये मानते हुए कि ये 90 अंश की कोण बना रहा है, तो देखिएगा ये बल्ब से ये छाया की जो लंबाई है ये बनेगी। अब आप देख रहे हैं 90 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाली एक लड़की, मतलब ये कितनी है 90 सेंटीमीटर, मतलब ये लड़की की ऊंचाई है 90 सेंटीमीटर वाली एक लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से परे। अब ये चाल चल रही है, तो ये चाल बराबर क्या होगी, हमें लिखना है चाल बराबर 1.2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। समय कितना है, कितनी चल रही है 4 सेकंड, कितने हैं 4 सेकंड। तो दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर, चलो यहां से इस लड़की यहां से लेके इस तरफ चल रही है, तो ये दूरी बराबर कितना हो जाएगा भैया, दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। तो चाल कितनी है 1.2 मीटर प्रति सेकंड, जो कितना है 4 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कट गया, 4 दूनी 8 और ये कितने हो गए 4.8 मीटर आ गया, ये आ गई हमारी दूरी, ठीक है ना। अब खंबा कितने और क्या निकालना है, हमें इसकी ऊंचाई निकालना है, अर्थात ये दूरी कितनी आ गई हमारी। इसमें आप देख रहे हैं खंबे की हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो आप देखेंगे कि यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी आ गई है 4.8 मीटर, ठीक है। अब ये मीटर में है, अब ये 90 सेंटीमीटर में है, तो आप इनको पहले इकाई में बदल लीजिएगा। और यहाँ हमने इसको क्या मान लिया कि x है, छाया उसकी x है, तो टोटल कितनी हो गई 4 मीटर प्लस x, ठीक है। तो इसको भी हम मीटर ही में लिख देंगे सेंटीमीटर को, और इसकी ऊंचाई हमने मान ली, पहले नामांकित कर दें कि A B C, और ये क्या है P Q, एक लड़की है, ठीक है ना। ये हमेशा 90 अंश के कोण पर आधारित है। तो अब हम इसका जो अनुपात है वो निकालेंगे। तो अपने लड़के इसकी ऊंचाई हम क्या मान लें, क्योंकि ये इसका अनुपात समान होगा। 3.6 मीटर है, खंबा कितना ऊंचा है 3.6, भूमि से ऊंचाई पर है, तो 3.6 ये मीटर हो गया, ठीक है। चलिए अब मान भरना है हमें, मान भरना है, क्या मान भरना है कि चूंकि ये त्रिभुज ABC और PQC, त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज PQC क्यों होंगे, क्योंकि ये संपूर्ण रेखीय आधार पर आधारित हैं, जो समरूप हैं तो इनकी संगत भुजा है। समरूपता से क्या हो जाएगा, ये समरूपता से इनकी भुजा क्या आ जाएगी AB बटे, मतलब बड़ी भुजा इसके अनुपात में, मतलब PQ की बराबर आधार भुजा BC बटे QC। मान भर दीजिए, कैसे भी ले सकते हो लेकिन समान आना चाहिए। ए बी कितना भी लिया 3.6 मीटर, PQ कितना है हमारा, PQ देखिए 0.9 मीटर, BC कितना है, इसको 90 सेंटीमीटर की जगह क्या लिखते हैं 0.9 मीटर, क्योंकि यहाँ 90 सेंटीमीटर बराबर 0.9 मीटर। ऐसा क्यों, क्योंकि सब मीटर में है तो इसको भी मीटर में लिखेंगे। BC कितना है हमारे पास 4.8 धन x, और QC कितना है हमारे पास x। अब इसका आप तीरिया गुणा कर दीजिए, कितने हो गए भैया, ये यहाँ देखिए गुणा करेंगे तो ये 36 बटे 9, 4.8 धन x बटे x, 9 एकम 9 चौकी 36, यानी 4x बराबर 4.8 धन x को इस तरफ ले आइए, तो 4x ऋण x 4.8, तो 3x बराबर 4.8, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ निकाल दे रहे x बराबर कितना आ जाएगा भैया 4.8 बटे 3, यानी 1.6 मीटर। ये लड़की की छाया की लंबाई हुई, ये हमें QC
जो निकालना था। बताया लड़की की छाया, अर्थात यहाँ से Q से C तक की दूरी लड़की की छाया 1.6 मीटर हो जाएगी। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, उदाहरण नंबर 6 कि ये कुछ त्रिभुज दिए हैं जो समरूप हैं। ये वाला त्रिभुज छोटा इसके समरूप है, BOC 125 है, तो ये हमें 70 है, ये यहाँ का कोण 70 है, 125 है, तो ये कोण निकालना है, ये कोण निकालना है, ये कोण निकालना है। तो देखिए ये कोण तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये रेखीय युग्म से क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे रेखीय युग्म से क्या हो जाएगा, ये वाला कोण इसको अपन लिख दें, इसका कोण नाम 1 रख दें, ठीक है ना। तो कोण 1 धन 125 बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। यह समरूप है, तो चूंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे, तो ये 70 है तो ये 70 होगा, तो ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ जोड़िएगा, एक कोण 1 बराबर 180 माइनस 125, कितने बचे भैया हमारे, कितने बचे यहाँ 55 अंश। कोण 1 का मान कितना यहाँ आ गया 55, ठीक है ना। ये 55 है, इस तरफ का 55, और ये अब त्रिभुज कौन सा, DOC में तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कोण C धन कोण D धन कोण O बराबर 180। C का मान कितना है 70, D का मान है C का तो हमें ज्ञात करना है, D का कितना है हमारे पास 70, और O का कितना है हमारे पास अभी निकाला 55 बराबर 180। जोड़ दीजिए, तो कोण C बराबर 180, 55 और 70 कितने हो गए भैया 105, ये हो गया 5 12 125 हो गया। घटा दीजिए कितने बचे, ये भी 55 अंश आ गया, ठीक है ना। तो ये भी हमारा कितना आ गया 55 अंश। तो ये कोण A, क्योंकि कोण A बराबर कोण C कैसे हैं, अंतर A का अंतर कोण, तो ये भी कितना होगा, कोण A भी कितना होगा हमारा 55 अंश। इस प्रकार से आपने देखा कि इन प्रश्नों को आप बड़े आसानी से और सरलता से हम कर सकते हैं। देखिए एक प्रश्न और हमें दिया गया है, इस प्रश्न को हम बहुत बड़ी आसानी से सरलता से करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न है जो आपकी प्रश्नावली है 3, उस प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक जो है 15, इसको हमें भी इसी प्रकार से हल करना है। देखिए कैसे, इसको आप हम पढ़ के सुना देते हैं कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए मीनार की ऊंचाई और एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, तो वैसे ही जैसा अपन एक चित्र बनाया था, ये जो 2 चित्र बनाएंगे, ये बनाएंगे, अब आप देखेंगे कि ये इस प्रकार से ये बनेगा। तो हमें अलग अलग भी बना सकते हैं इनके चित्र, आप लाइन हमें एक साथ नहीं बनाना है, तो आप इसको अलग अलग 2 चित्र बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक चित्र ये बनाया, ठीक है, दूसरा चित्र भी यहाँ बिल्कुल वैसे ही बना दीजिए, एक छोटा और एक बड़ा बनेगा। अब आप कहेंगे 6 मीटर लंबाई, 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई, तो ये 6 मीटर हो जाएगी, ये हो जाएगी 4, ठीक है, छोटा वाला। फिर इसके बाद लिखा है जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई कितनी है 28, तो क्या निकालना है, उसकी ऊंचाई निकालना, मतलब ये निकालना है, ठीक है ना। तो आप ऐसे चित्र भी बना सकते हैं, इसको नामांकित कर दीजिए, मैंने ABC, इसका नाम रख दिया मैंने PQR। तो बस इसमें आप कुछ नहीं करना है, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इनको आप समरूपता के नियम लगाइए। तो अपन लिखेंगे कि चूंकि एक समकोण त्रिभुज है, एक ही आकार पर लगे हैं और एक ही ये समरूप होंगे, तो बस यहाँ लिखना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। बस अनुपात की भुजाएं क्या हो जाएंगी, AB बटे क्या हो जाएगी इसकी PQ, और यहाँ क्या हो जाएगी BC बटे QR। मान भर दीजिए, AB कितना है 6, PQ कितना है हमारा पता नहीं, पता लगाना है, BC कितना है 4, और इसका कितना है 28। हल कर दीजिए, 4 एकम 4 4 7 1/7 आ गया, 1/7 का गुणा कर दीजिए, 1 इसका 7 इसका, अर्थात PQ बराबर 6 × 7, अर्थात PQ बराबर 42 मीटर। ये इस प्रकार से हमने यहाँ लिख सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, कितनी है हमारी 42 मीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने और भी प्रश्न हम कर सकते हैं, इसमें और प्रश्न दिए गए हैं, आप पता लगाइएगा। यदि आप वही 2 त्रिभुज आपको दिए गए हैं इस प्रकार से, और यदि ये कोण एक कोई 80 है, यहाँ 60 है, ठीक है, और यहाँ मान लो 40 है, तो यहाँ भी मान लो 40 है, 60 है और 80 है,
तो आपको ये कोण 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 समरूपता के नियम से हमें बताना है कि ये दोनों त्रिभुज हैं वो समरूप हैं कि नहीं है। तो संगतता लगाना है, 80 यहाँ है तो 80 यहाँ से शुरू करना है। मान लो जो ए बी सी है तो यहाँ मान लो पी क्यू आर है, तो ए बी सी अलग 80 40, तो यहाँ से 80 कहाँ है 80 40 है ना, क्यू पी आर। तो इसको क्या लिखेंगे हम, ए बी सी त्रिभुज समरूप होगा क्यू पी आर। तो ये संगतता का विशेष पर ध्यान रखना है कि जो ए पहले है उसकी संगतता क्यू के साथ हो, जो बी है वो पी के साथ हो, जो सी है वो आर के साथ हो। और यदि ए 80 बन रहा है तो क्यू 80 बनना चाहिए, बी अपना 40 बन रहा है तो पी 40 बनना चाहिए, सी 60 है तो ये 60 बनना चाहिए। अर्थात जो त्रिभुजों में कोण दिए गए हैं तो कोणों की संगतता कोण 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 समरूपता से हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप बता सकते हैं। और भुजाएं दी गई हैं तो भुजाओं का अनुपात यदि समान है तो भी हम उनके कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, तो बोल जाते हैं भुजा 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 समरूपता। तो ये जो कसौटियां हैं उनको बड़े अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और जो उसमें दिखाई दे रहा है, भुजाएं दे रही हैं तो भुजाओं वाली कसौटी लगाइए, कोण दिखाई दे रहे हैं तो कोण वाली लगाइए, दो तरफ भुजाएं बीच में कोण दिखाई दे रहा है तो वो लगाइए। और सामने दिखने के बाद केवल हमें प्रदर्शित करना है कि कौन सी भुजा किसके अनुपात में है और कौन सा कोण उसके बराबर है। इस प्रकार से कंडीशन बनती है। तो समरूपता के ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप करिएगा और सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। गणित का डर दूर करें गणित माँ साहब से। ओके, थैंक यू।